हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 के लिए आपका बिहार स्पेशल और जीके जीएस की एक बहुत ही बेहतरीन बेजोड़ श्रृंखला को हम लोग शुरू कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों का जो एक लेटेस्ट पैटर्न है, जिस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर में सॉल्व करेंगे। उन क्वेश्चंस को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में हम देखेंगे। कल एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर उस क्लास की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि हर क्वेश्चन के साथ में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हो, जिससे कि आने वाले और भी जो क्वेश्चन है वो पता चल जाते हैं कि कैसे बन सकते हैं, चीजें याद हो जाती है, चीजें रिवाइज हो जाती है, और लास्ट में हम लोग जो रिवीजन करते हैं वो तो आप लोगों का फेवरेट पार्ट बन चुका है अभी, है ना। तो आज भी फ्रेंड्स लास्ट में हम लोग रिवीजन करेंगे। और आप लोगों को पता है कि कल रात में हम लोगों ने 2 घंटे की सपनों वाली क्लास ली थी, वो भी हमने 2 घंटे रात के 1 बजे तक हमने क्लास की है, और उसमें भी हमने रिवीजन की थी बहुत बेहतरीन तरीके से, जिसको आपने बहुत ज्यादा प्रतिसाद दिया है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल टू हिम हु विल ट्राई। ठीक है, जो ट्राई करता है ना उसके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती। जो ट्राई करता ही नहीं, ठीक है, जो कोशिश ही नहीं करता, उसके लिए हर चीज इम्पॉसिबल है, जो कि कोई शायद से आसानी से भी कर ले, क्योंकि ट्राई करूंगी ही नहीं तो फिर वो तो होगी ही नहीं और वो इम्पॉसिबल है। और इम्पॉसिबल को भी किया जा सकता है जो एटलीस्ट ट्राई करता है। आपको पता है रॉकेट बनाने का भी कभी ना कभी किसी ने ट्राई ही किया था। ठीक है, आज जो आप मोबाइल के ऊपर में और यहाँ पर में ऑनलाइन जब एजुकेशन ले रहे हो, यहाँ पर में पढ़ रहे हो, ये भी कभी ना कभी किसी ने जो है वो ट्राई किया होगा, इंटरनेट को ट्राई किया होगा, मोबाइल बनाना ट्राई किया होगा, और ये सारी की सारी चीज़ें जो आज आपके पास में है, किसी न किसी ने कभी ना कभी ट्राई किया था। ठीक है, तो ट्राई जो है फ्रेंड्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। यू विल नेवर नो अनलेस यू ट्राई, ये एक बहुत ही फेमस सेइंग है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ में। जितने भी लोग यहाँ पर भी जुड़ चुके हैं, जैसे मैं देख पा रहा हूँ 500+ लोगों ने यहाँ पर मैं सेशन को लाइक भी कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? देखिए फ्रेंड्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है आप लोगों का, इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है, बॉम्बे में पहला सेशन हुआ था, इसका पहला सेशन, पहला सत्र बॉम्बे में हुआ था। वैसे ये होने कहाँ वाला था? पुणे में होने वाला था, पूना में। ठीक है, लेकिन पूना में प्लेग फैला हुआ था तो ये बॉम्बे में शिफ्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई थी भारत को आज़ाद कराने, भारतीय लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर जब भारत आज़ाद हो रहा था उस समय में महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि भाई भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग कर दिया जाना चाहिए राजनीतिक दल के रूप में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ना रहे, उसका काम था केवल भारत को आज़ादी दिलाना, और वो आज़ादी मिल गई। तो महात्मा गांधी ने ये सुझाव दिया था। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रेंड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग याद रखोगे। ठीक है, कि कांग्रेस को भंग कर दिया जाना चाहिए। आप लोगों में से कितने लोग महात्मा गांधी के सुझाव से इत्तेफाक रखते हैं, वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। नाउ फ्रेंड देखिए, 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन 2021 का, जो री एग्जाम हुई थी 30/9/2022 में, सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था? आपको पता है फ्रेंड्स, सरदार उधम सिंह जो है इन्होंने 1919 में जो जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसका बदला लेने के लिए किसी को यहाँ पर में मारा था। जालियनवाला बाग जो हत्याकांड था 1919 का, अमृतसर में जो हुआ था, जिसको पंजाब रॉन्ग्स के नाम से भी जानते हैं, उसका बदला लेने के लिए उन्होंने यहाँ पर में इसकी हत्या की थी। तो किसको मारा था उन्होंने? तो अप्रैल 1919 के अंदर में आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड, जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियनवाला बाग, ठीक है, हत्याकांड अप्रैल 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, अमृतसर के अंदर में। उस समय में ये सरदार उधम सिंह जो थे बहुत छोटे थे, उन्होंने अपने आंखों से देखा था ये पूरा का पूरा नज़ारा, जब जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चला दी थी इतने सारे लोगों के ऊपर में। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं वो चीज़ भूले नहीं, इतने साल बीत गए और 1940 में उन्होंने किसी की हत्या की, 1940 में, 1900, ठीक है, 40 में। चलिए, तो किसको मारा था उन्होंने? जनरल डायर को? नहीं, जनरल डायर की मृत्यु खुद ब खुद हो गई थी 1926 के अंदर में। ठीक है, वो खुद मर गया। बचा कौन था? पंजाब का 1919 में जो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब का, माइकल ओ ड्वेर। माइकल ओ ड्वेर जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जिंदा था, उसको जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में उन्होंने इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का बनता है। तो आप लोग प्लीज इस चीज को याद रखेंगे, सरदार उधम सिंह ने
जालियनवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए माइकल ओ ड्वेयर को मारा था, जनरल डायर को नहीं। काफी सारे लोग हैं जिन्होंने जो है फ्रेंड्स ए भी आंसर लगाया है यहाँ पर में 37% लोगों ने, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, माइकल ओ ड्वेयर। और कल रात में जो हमने सपनों वाली क्लास की थी ऐप के ऊपर में 2 घंटे तक, उसमें से एक पॉइंट में मैंने यहाँ पर मैं आपको बताया भी था, उसमें है ना, आप लोगों से पूछा था कि जनरल डायर को मारा था या माइकल ओ ड्वेयर को, तो आप लोगों में से कई सारे लोगों ने बताया था माइकल ओ ड्वेयर को मारा। तो देखिए उस पर क्वेश्चन भी मिल गया हमें 67 बीपीएससी का, ठीक है। तो इसी तरीके से जब आप लोग पूरा का पूरा ओवरऑल रिवीजन कर रहे हो, बार बार रिवीजन कर रहे हो ना, वही चीज आप लोगों को आगे बढ़ाएंगी फ्रेंड्स। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 1940 में मारा था, ये भी याद रखना है आप सबको, सरदार उधम सिंह ने। सरदार उधम सिंह के नाम के ऊपर में उत्तराखंड में एक जिला भी है, ठीक है। चलिए, तो 13 मार्च 1940 को उन्होंने माइकल ओ ड्वेयर की हत्या कर दी थी। 1942 में राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? राजेंद्र प्रसाद को 1940 में कौन सी जेल में कैद रखा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था 1940 के अंदर में, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन। तो उस समय में भारत के वायसराय कौन थे, ये आप लोग बता दीजिए। आपको पता होना चाहिए 8 अगस्त को, 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है और पूरे देश के अंदर में ये आग फैल जाती है। अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों को जो है कैद करके रख लिया जाता है। तो राजेंद्र प्रसाद जो थे उनको रखा गया था बांकीपुर जेल के अंदर में, ये याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, आप लोगों का एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, बांकीपुर जेल के अंदर में। नाउ फ्रेंड्स, एक चीज और याद रखना है आप लोगों ने, बांकीपुर पटना के पास में, तो कभी पटना आ जाए तो ये भी याद रखना पटना में ही है। इसके अलावा अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि वायसराय कौन थे उस समय में क्विट इंडिया मूवमेंट के, तो ये भी मैंने बताया आपको, बार बार याद करवा रहा हूँ। क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, लॉर्ड लिनलिथगो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट होते ही आप लोगों का 1250 बच्चे यहाँ पर में हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं और 750 बच्चों ने यहाँ पर में लाइक भी कर दिया। तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे ताकि ऐसे हम लोग आगे बढ़ सके। नाउ फ्रेंड्स, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली कुछ चीजें बता रहा हूँ आप लोगों को। राजेंद्र प्रसाद जी को जो है बांकीपुर जेल में रखा गया था, ठीक है। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है राजेंद्र प्रसाद जी की, उसका नाम क्या है? जल्दी यहाँ पर में देखो आप लोग, क्या लिखा हुआ है ये? आत्मकथा। तो आत्मकथा नाम की जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी, ठीक है। तो याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, राजेंद्र प्रसाद जी ने। आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई? तो आत्मकथा अगर उस ऑप्शन के अंदर में रहे तो ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है, आत्मकथा। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स बापू के कदमों में, ठीक है, बापू के कदमों में, ये भी एक पुस्तक थी उनकी। इसके अलावा जो है रेमिनेंसेस ऑफ, ठीक है, बिहार, जो एक पुस्तक है महात्मा गांधी और बिहार की यादों को लेकर, वो भी बुक उन्होंने लिखी है, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक भी इनकी ही है, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, डिवाइडेड, ये भी लिखो आप लोग, ठीक है, इंडिया डिवाइडेड। जो भी है धीरे धीरे क्वेश्चंस आप लोगों के आगे में हम लोग उसको सॉल्व करते जाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन हजारीबाग जेल से भाग गया था? अब देखो, भारत छोड़ो आंदोलन मैं अभी फिर से बता रहा हूं आप लोगों को, आप देख सकते हो 67वीं बीपीएससी में 8 मई 2022 को पूछा गया क्वेश्चन। हजारीबाग जेल से कौन फरार हो गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में? तो हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे हमारे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को क्या नाम से जाना जाता है, ठीक है? 11 अक्टूबर 1902 को उनका जन्म हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखेंगे क्योंकि ये भी पूछा गया था एक एग्जाम के अंदर में, उनका जन्म कौन से साल में हुआ था? तो 1902 के अंदर में हुआ था, ठीक है, 11 अक्टूबर 1902 को जयप्रकाश नारायण का किस नाम से जाना जाता है? और ये कौन सी जेल से भागे थे? हजारीबाग जेल से भागे थे। ये हजारीबाग आजकल तो चलो आपका झारखंड में है, लेकिन उस समय में ये जो है आप लोगों का याद रखना, आप लोगों ने झारखंड में हुआ, मतलब आजकल झारखंड में, उस समय तो झारखंड और बिहार एक ही थे सन 2000 तक। तो जयप्रकाश नारायण, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। बाद में भागकर ये कहाँ चले गए थे? नेपाल चले गए थे। वहां पर में उन्होंने आजाद दस्ता इस संगठन की स्थापना की थी जयप्रकाश नारायण ने, आजाद दस्ता। तो आजाद दस्ता कौन से आंदोलन से रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन बनता है। आजाद दस्ता रिलेटेड है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट से, भारत छोड़ो आंदोलन से। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942 के अंदर में जयप्रकाश नारायण, ठीक है, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, ये सारे के सारे लोग इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। इन लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, जहां से वो भाग गए और उन्होंने आजाद दस्ता नाम से एक संगठन बनाया था। जयप्रकाश नारायण को 1999 में भारत रत्न दिया जा चुका है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। और अभी किसको दिया गया है? क्योंकि भारत रत्न की बात निकली है तो अभी अब बात आ जाएंगी ना आपकी 49वें नंबर का, 49th नंबर का वो भारत रत्न है कर्पूरी ठाकुर, जननायक जो है उनको दिया गया है, ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है, जननायक।
कर्पूरी ठाकुर, इनको दिया गया है, ठीक है, भारत रत्न 2024 के अंदर में 49वें नंबर का। 50वें नंबर का किसको दिया गया, कोई बता सकते हैं? 49th और 50th नंबर का, करंट अफेयर का क्वेश्चन बता रहा हूँ, 49th नंबर का और 50th नंबर का दिया गया अभी, ठीक है। तो 49th नंबर का कर्पूरी ठाकुर को और 50th नंबर का जो है आपका लाल कृष्ण आडवाणी, उनको दिया गया है, ठीक है। नाउ फ्रेंड देखिए, ये क्वेश्चन है आप लोगों का टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, टीआरई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ओरिजिनल स्क्रीनशॉट आप लोगों का, ठीक है, वो आप देख सकते हो यहाँ पर में, ठीक है। खुदाई खिदमतगार आंदोलन को नेतृत्व किसने किया था? खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। हु लेड द मूवमेंट ऑफ खुदाई खिदमतगार? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद खान, मोर देन वन ऑफ द अबो, नन ऑफ द अबो, ठीक है। बताइए आंसर क्या होगा इसका। और बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों के 1500 प्लस बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, 1000 प्लस आप लोगों ने यहाँ पर में लाइक्स भी कर दिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ऐसे ही आप लोग सेशन को आगे बढ़ाते रहिए। खान अब्दुल गफ्फार खान इसका आंसर हो जाएगा, खुदाई खिदमतगार आंदोलन, एनसीईआरटी से लिया था ये क्वेश्चन। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है ये उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रमुख पश्तून नेता थे। कहाँ से थे ये, कहाँ से बिलोंग करते थे? महाराष्ट्र से, गुजरात से, पश्चिम बंगाल से, दक्षिण भारत से, या फिर आपके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से। आज ये पाकिस्तान का भाग है ये वाला हिस्सा, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, वहां के प्रमुख पश्तून नेता थे ये, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने। इनको किस नाम से जाना जाता था? बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी और खुदाई खिदमतगार आंदोलन भी इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते थे इसको। इन्होंने हमेशा भारत के विभाजन का विरोध किया, ये मानते थे कि भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए। ये पहले विदेशी व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो आप लोगों से ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना, पहले फॉरेनर कौन थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया? बन सकता है कि नहीं बन सकता? जब भारत रत्न इतना ज्यादा आप लोगों का जो है चर्चा में है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी आप लोगों को जो है वो पूछा जा सकता है कि किसको दिया गया था करके सबसे पहला भारत रत्न, ठीक है। तो भारत रत्न आप लोगों को याद रखना है कि पहली बार किसी विदेशी को दिया गया था, वो थे हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 के अंदर में, ठीक है, 1987 में दिया गया था। नाउ एक क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ना मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे तो इस क्वेश्चन का आप लोगों को नंबर मिल गया था। आप लोग यहाँ पर में देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी देखिए। भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा सही है? अब देखो यहाँ पर में क्या बोला है, ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, उसके बारे में बात करनी थी आप लोगों को। देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं, बताइए जल्दी जल्दी से। कमेंट में भी आंसर कर सकते हो आप सभी लोग। सेकंड नंबर पे नेल्सन मंडेला को दिया गया था, दूसरे विदेशी, और केवल 2 ही विदेशी व्यक्ति है जिनको दिया गया है, खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान के, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के। इनको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, बिल्कुल पूर्व प्रकाश जी। चलो नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, लेंथ एंड ब्रेथ, तो पहले लेंथ बोला है फिर ब्रेथ बोला है, ठीक है, आप लोगों का पहले, ठीक है, लंबाई फिर चौड़ाई आप लोगों की। तो लंबाई, ठीक है, ये इस तरीके से आप लोगों की, और चौड़ाई इसको बोलते हो आप लोग, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई आप लोगों का है अपर, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई आपका है, तो लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है आप लोगों की, 2933 किलोमीटर या फिर 3214 किलोमीटर। ये दोनों पॉइंट आप लोगों का बनता है, क्योंकि यहाँ पर में आप लोग देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में, यहाँ पर में बच्चों ने कई सारे जगह पे ये गलती की कि यहाँ एनसीईआरटी की इमेज में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये 2933 किलोमीटर यहाँ लिखा हुआ है, बट वो इस चीज के लिए लिखा गया था, ठीक है, ब्रेथ के लिए, चौड़ाई के लिए लिखा गया वो 2933 किलोमीटर। और जो ये लंबाई है यहाँ पर में, ठीक है, इसको आप देखिए यहाँ पर में जो ये लंबाई है ये है आपकी 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। इस इमेज के अंदर में आप लोगों को थोड़ा साफ दिखाई देगा, ठीक है, 3214 किलोमीटर है आप लोगों की लंबाई, और चौड़ाई जो है 2933 किलोमीटर है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में आप लोग देखोगे फ्रेंड्स की रिस्पेक्टिवली शब्द, ठीक है, क्रमशः वो शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर में यहां पर में भी दिया है 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर, और 2933 और 3214 दो जगह पे दिया हुआ था यहां पर में। लेकिन अगर आप लोगों को लगाना होता, मान लो, वैसे तो इसको बाद में हटा दिया गया, लेकिन अगर लगाना होता तो पहले लंबाई दी थी ना, तो पहले लंबाई लगाओगे आप लोग, ठीक है, लंबाई 3214 और फिर चौड़ाई आप लोगों की 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग लगा सकते थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, ठीक है। तो लेंथ जो है 3214 किलोमीटर है और ब्रेथ जो है, चौड़ाई जो है 2933 किलोमीटर है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? वैसे यहां पर में भी दिया हुआ था और रिस्पेक्टिवली शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, इसी वजह से काफी लोग कंफ्यूज हो गए थे इस क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहां पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है।
दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग किया था? कल रात में आप लोगों को जो हमने 2 घंटे लगातार हम लोगों ने जो है सपनों वाली क्लास की है पेड क्लास में कल रात में, ठीक है, और आज भी हम लोग वैसे ही करेंगे। मुझे बहुत मजा आया था, आई होप आप लोगों को भी मजा आया होगा, क्योंकि समय का पता ही नहीं चला कि 2 घंटे कैसे निकल गए, है ना। तो उसमें हमने देखा था कि दांडी यात्रा गांधी जी ने कब स्टार्ट की थी? दांडी यात्रा गांधी जी ने 12 मार्च को 12 मार्च को स्टार्ट की थी, ठीक है, 1930 में, ठीक है। गांधी जी ने अपने साथ में 78 लोगों को लिया था, तो गांधी जी, ठीक है, 78 प्लस गांधी जी, महात्मा गांधी, इस तरीके से लोग थे। तो गांधी जी के साथ कितने थे? तो 78 लोग थे, ये आप लोगों को याद रखना था। तो इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये टीआरई का ओरिजिनल क्वेश्चन है, आप लोगों का ओरिजिनल क्वेश्चन करा रहा हूं। तो बी मोटिवेटेड, आप लोग यहाँ मोटिवेशन फील कर सकते हो कि आपको ओरिजिनल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिल रहे हैं यहाँ पर में। ये देखिए गांधी जी चल रहे हैं यहाँ पर में, 78 लोग थे उनके साथ में, फिर बाद में और लोग जुड़ते गए गांधी जी के साथ। ये एक दांडी मार्च गांधी जी ने कब स्टार्ट किया था? साबरमती आश्रम अहमदाबाद से गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया, और 5 मार्च को दांडी नाम की जगह पर पहुंचे। फिर अगले दिन गए वो दांडी नाम की जगह, दांडी जो नमक बनाने वाली जगह थी वहां पर में, और ऐसा नमक उठाया वहां से और बोला लो ठीक है मैंने नमक का कानून तोड़ दिया। तो कानून तोड़ दिया था, नमक का कानून उन्होंने तोड़ दिया, क्योंकि सरकार ने बोला था नमक बनाने का अधिकार केवल सरकार को है। गांधी जी बोले लो मैंने बना लिया नमक। अब नमक बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नमक अपने आप ही बनता, जब पानी इवेपोरेट हो जाता तो नमक बनता है, ठीक है। तो उन्होंने उठा लिया, लो बोले नमक बना लिया मैंने, इतना आसान। तो 78 अदर मेंबर्स थे गांधी जी के साथ में, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन आपका देखिए, और ये बताओ मैंने आप लोगों को करवाया है कि नहीं करवाया? बार बार आपको दिखा रहा हूं मैं, ये क्वेश्चंस करवाए कि नहीं आप लोगों को पूरे के पूरे, ठीक है। और वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, आगे में भी वही क्वेश्चंस आएंगे जो मैं करवा रहा हूं आपको, बोलकर ठोक कर जो है यहाँ पर मैं बताया था मैंने आप लोगों को कि भाई ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और देख लीजिए वो क्वेश्चन पूछे गए थे, आगे में याद रखना है आप लोगों ने। गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? ये बताओ, ये क्वेश्चन कराया कि नहीं आप लोगों को? टीआरई 1 के अंदर में पूछा गया प्रश्न ही आप लोगों का, गदर पार्टी की स्थापना। और आप लोगों को देता हूं एक मोटिवेशन में इसके बाद में, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। पहले यहाँ पर हम लोग जो है फ्रेंड्स इसको और ज़्यादा बढ़िया तरीके से करते रहेंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि जिन्होंने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक कर दीजिए। और टीचिंग परीक्षा चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना है आप लोगों ने, ठीक है। तो गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है फ्रेंड्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को के अंदर में हुई थी। प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखिए आप लोग, कहां पर में हुई थी? सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर में एक जगह है, यूएसए में, सैन फ्रांसिस्को, ये याद रखना था आप लोगों ने। अब ये टीआरई कब पूछा गया? 1.0 के अंदर में, ओके, सी इसका आंसर था। लीजिए आप लोग, टीआरई 2.0 का 9th-10th में फिर से क्वेश्चन पूछ लिया गया हिस्ट्री के अंदर में। एट विच प्लेस वाज गदर पार्टी फाउंडेड? गदर पार्टी की स्थापना कहां पर में हुई थी? अब मेरे को हर एक बच्चे का आंसर चाहिए, यहाँ 2000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में देख रहे हैं फ्रेंड्स, एक एक बच्चे का आंसर मेरे को कमेंट के अंदर में चाहिए, ठीक है, एक एक बच्चे का आंसर यहाँ पर में कमेंट के अंदर में चाहिए। देखते कितने लोग आंसर कर पा रहे हैं यहाँ पर में, जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। गदर पार्टी की स्थापना कहां पर में हुई थी? बर्लिन में, सैन फ्रांसिस्को, अटलांटा, मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो? आंसर आ जाना चाहिए आप सभी लोगों का, ठीक है, ओके। चलिए, तो यहां पर में फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करेंगे गदर पार्टी की स्थापना की तो सैन फ्रांसिस्को कौन सा देश है? यूएसए, यहां पर में हुई थी, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट लोग थे जो इसके साथ में जुड़े हुए थे। अब मैं आप लोगों को आगे में यहां पर मैं लेकर चलता हूं, ठीक है। ध्यान से आप लोग देखिए कि गदर पार्टी जो है इसके अंदर में काफी सारे लोग जुड़े हुए थे। लाला हरदयाल थे, संत बाबा वसाखा सिंह दाढ़ेहर, ठीक है, बाबा ज्वाला सिंह, संतोष सिंह, सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भाखना इसके पहले अध्यक्ष भी थे, पहले प्रेसिडेंट सोहन सिंह भाखना। लिखो सभी लोग, मान लो कभी अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो सोहन सिंह भाखना थे। लाला हरदयाल किससे जुड़े हुए थे? तो गदर पार्टी से जुड़े हुए थे, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। टीआरई 2 में भी पूछा गया, 1 में भी, इसी वजह से ये क्वेश्चंस करना जरूरी है, क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूँ। अगले बार ये क्वेश्चन आएगा, सोहन सिंह भाखना गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? संस्थापकों में से कौन थे? तो लाला हरदयाल, बाबा वसाखा सिंह दाढ़ेहर, ठीक है, ज्वाला सिंह, संतोष सिंह, ठीक है, सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भाखना पहले अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बिहार विद रिस्पेक्ट टू इंडिया टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, पूरे इंडिया की पॉपुलेशन में बिहार का कितना योगदान है, ये भी बता दीजिए जल्दी जल्दी से, ओके। आंसर करिए जल्दी जल्दी से, अप्रोक्सीमेटली कितना होता है और एग्जैक्ट कितना है वो भी बता देंगे आप सभी लोग।
देखिए फ्रेंड्स, अप्रोक्सीमेशन और ये वाला दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए। भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत, ठीक है, 8.58 है। ये कई बार जो है फ्रेंड्स, ये 8 को अप्रोक्सीमेट करके अगर लिखा जाए, बिहार की ही कई सारी एग्जाम्स के अंदर मैं बता रहा हूं आप लोगों को, 8.6% भी बोला गया है इसको, 8.6% अप्रोक्सीमेट करके, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, 8.58 बोलो या 8.6 बोलो, मतलब पूरे भारत के पॉपुलेशन के अंदर में बिहार कितना अपना योगदान देता है, 8.6% देता है, ठीक है। अब मैं अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं यहां पर मैं, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, भारत के पूरे टोटल एरिया में बिहार का एरिया कितना प्रतिशत है? सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो भाई ऑब्वियस सी बात है, वो भी पूछा जा सकता है कि कितना प्रतिशत है जो है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत बिहार का हिस्सा है, ठीक है। ये भी तो बन सकता है ना आप लोगों का क्वेश्चन, है ना। तो भाई केवल 2.86% है, ठीक है। पूरे भारत का केवल 2.86% जो है वो बिहार के पास में है, ये भी याद रख सकते हो आप लोग, केवल 2.86%, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर में, तो प्लीज इसको भी याद रखेंगे आप सभी लोग। एग्जाम ये आप लोगों को मैंने बता दिया, ठीक है। 2.86%, सभी लोग लिख देंगे यहां पर मैं जल्दी जल्दी से, 2.86%। जो क्वेश्चन बन सकते हैं हर एक क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं मैं यहां पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स यहां पर मैं आप लोग देख लीजिए जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है, 8.58 है और कई सारे एग्जाम्स के अंदर में 8.6 भी दिया हुआ है, तो दोनों याद रख लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट करके, ठीक है, वहां पर में दिया गया आप लोगों का। सेक्स रेशो कितना है, मतलब हर 1000 लड़कों के मुकाबले में कितनी लड़कियां है, तो 918 लड़कियां है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से वाले जिले में है? पटना में। हेडमास्टर की एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन कि सबसे कम जनसंख्या कहां पर में है, हेडमास्टर 2022 के अंदर में शेखपुरा के अंदर में सबसे कम पॉपुलेशन है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन और सबसे कम पॉपुलेशन लिखो जल्दी जल्दी से। सबसे कम पॉपुलेशन जो है वो शेखपुरा के अंदर में और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पटना के अंदर में है। दोनों ही पॉइंट याद रखने आप सभी लोगों ने। सेक्स रेशो पूछेगा एग्जाम के अंदर में, ठीक है, याद रखिए आप सभी लोग, सेक्स रेशो पूछता है, 918 लड़कियां है हर 1000 लड़कों के मुकाबले में। असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? पहली बात तो असहयोग आंदोलन कौन से साल में आया था? 1920 में, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, 1920 में, ठीक है। कौन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में इसको पारित किया गया था असहयोग आंदोलन, कि हम अंग्रेजों का जो है नहीं करेंगे, यहां पर मैं अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। कानपुर, बॉम्बे, नागपुर, कलकत्ता, तो आंसर क्या होगा आप लोगों को जल्दी से बताइए। यहां पर देखिए दो चीजें हैं फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। 1920 की बात है, ठीक है, 1920 में 2 सेशन हुए थे कांग्रेस के। एक सेशन हुआ था आप लोगों का कलकत्ता में, कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता में आपका सेशन हुआ था। इसको आप लोग स्पेशल सेशन बोलते हो, स्पेशल सेशन, स्पेशल वाला जो है ये सेशन था आपका, स्पेशल सेशन, आनंद फानन में बुलाया गया था इसको। और ये जो सेशन था आप लोगों का फ्रेंड्स, इसको सितंबर सेशन भी बोला जाता है। स्पेशल सेशन सितंबर में हुआ था ये, और इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, ठीक है, कलर चेंज कर ले यहाँ पर में हम लोग, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ठीक है, ये इसके अध्यक्ष थे। वही अगर मैं बात करूँ आप लोगों से फ्रेंड्स, जब इसका मेन वाला सेशन हुआ आप लोगों का, तो इसका मेन सेशन हुआ था आपका, ठीक है, दिसंबर में, दिसंबर 1920 में, और ये सेशन हुआ था आप लोगों का नागपुर में, नागपुर में, ठीक है, नागपुर में। सी विजय राघवाचार्य इसके अध्यक्ष थे, सी विजय राघव चारियर, ठीक है, सी विजय राघवाचार्य इसके अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स पहली बार इसको असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है उसको पास करवाने की कोशिश की गई थी सितंबर सेशन में, लेकिन इसको पास नहीं करवाया जा सका। फाइनली इसको कब पास करवाया गया? इसको पास किया गया फ्रेंड्स नागपुर अधिवेशन के अंदर में, इसको पास किया गया दिसंबर 1920 में। तो ये पूरा का पूरा पॉइंट आप लोगों को बता दिया मैंने कि किस तरह से यहाँ पर में क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का होगा नागपुर अधिवेशन, ठीक है, दिसंबर 1920 में, सी विजय राघवाचार्य। आप लोगों को एक और क्वेश्चन बताता हूं मैं आप लोगों को, जो पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ध्यान रखना, जो बच्चा देखेगा अच्छे से उसको वो फायदे में रहेगा। जब ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, और मान लो कि जब मैं बाद में बताता हूं आपको प्रूफ के साथ में कि देखो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया, बाद में मत पछताना कि सर ने जब पढ़ाया था उस समय काश पढ़ लिए होते अच्छे से, ठीक है। तो यहां देखिए आप लोग, स्पेशल सेशन
1920 का सितंबर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है, लाला लाजपत राय ने की थी। ठीक है, इसके बाद में सितंबर 1920 में सितंबर में जो सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, 2400 के करीब यहाँ पर में बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड। जल्दी जल्दी से आप सभी लोग सेशन को जहां जहां शेयर कर सकते हो सेशन को शेयर भी करते रहेंगे सभी के सभी लोग। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोकसभा की बैठक गठित करने के लिए कोरम क्या है? व्हाट इज कोरम? ठीक है, तो कोरम देखिए फ्रेंड्स होता है मिनिमम संख्या, इतने लोग होंगे तभी जो है वो सदन चलेगा, अदरवाइज सदन को बंद कर दिया जाएगा। लोकसभा की बैठक गठित करने के लिए कोरम क्या है? तो लोकसभा की बैठक को गठित करने के लिए आप लोगों को कम से कम, ठीक है, कितना 1/6, 1/10, 1/4 कितना? तो 1/10 मतलब कि कम से कम 10% लोगों का वहां पर में मौजूद होना जरूरी है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 10% लोग नहीं हैं लोकसभा के अंदर में, जितनी भी उसकी सदस्य संख्या है उसका 10% नहीं है, तो वो बैठक नहीं होंगी आप लोगों की। एक देखिए यहाँ पर में मान लीजिए ये हमारी लोकसभा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये लोकसभा है, तो जितने भी लोग यहाँ पर में बैठे, जितनी भी सदस्य संख्या है, अगर 10% लोग भी नहीं आए इसके अंदर में, तो फिर कैसे चलेगा भाई? फिर तो 2-4 लोग जाएंगे, अमित शाह जी, मोदी जी और 2-4 और लोगों को ले लेंगे। भाई चलो अपन चुपके चुपके से जाते, रात के 1 बजे दानिश सर की क्लास खत्म हुई थी, सपनों वाली क्लास, वो देख ली हम लोगों ने, चलो 1:30 बजे रात में जाकर जो है संसद में कानून बना देते हम लोग, कोई तो भी एक नया सा। ठीक है, तो यहां पर में जो है फ्रेंड्स, ठीक है, कम से कम 10% लोगों के सामने हो, जो भी चीज हो सबके सामने हो, 10% लोगों कम से कम, ठीक है, तो उसको कोरम कहा जाता है। तो आर्टिकल नंबर 100 में कोरम की बात की गई है कि कम से कम 10% होना चाहिए, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, सबका कोरम 10% है, 1/10, 10%। अगर कोरम में से एक भी कम हो गया, मान लो 10% जैसी कम हुआ, सबको बोलेंगे चुपचाप सब लोग शांत हो जाओ एकदम, कोई कुछ नहीं बोलेगा, अभी कोई कार्रवाई नहीं, जब तक कि कोरम कंप्लीट नहीं होता, सदन को वही रोक दिया जाएगा। ठीक है, जब तक कि 10% कंप्लीट नहीं होता, तो 10% होना कंपलसरी है। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, विच रिवोल्ट इज मेंशन्ड इन आनंद मठ ऑफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय? 67वीं बीपीएससी का प्रश्न, 67th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न आप लोगों का कि विच रिवोल्ट इज मेंशन्ड इन आनंद मठ ऑफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ के अंदर में कौन सी वाली इसका उल्लेख किया गया? जल्दी से बताइए आप सभी लोग। सन्यासी आंदोलन का, संथाल आंदोलन का, इंडिगो, ठीक है, किसका? तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का यहां पर में हो जाएगा, ठीक है, सन्यासी आंदोलन का उल्लेख किया गया है इसके अंदर में। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो आनंद मठ किसने लिखी है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनता है। आनंद मठ नाम की जो पुस्तक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसकी रचना की है। इसमें उन्होंने सन्यासी आंदोलन हुआ था बिहार, बंगाल के अंदर में, ठीक है, 18वीं शताब्दी में, उसका उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि कैसे हुआ था सन्यासी आंदोलन, उसकी पृष्ठभूमि से प्रेरित होकर एक कहानी लिखी है। ठीक है, ये पुस्तक जो है फ्रेंड 1770 में बंगाल में अकाल के दौरान जो वर्ष थे आपके, सन्यासी आंदोलन भी हुआ था उस समय में, और 1770 में बंगाल में अकाल भी आया था, तो दोनों को ध्यान में रखकर उन्होंने ये कहानी बनाई थी आनंद मठ। हमारे भारत का जो है यहाँ पर में वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम मातरम, जो है हमारा वंदे मातरम सॉन्ग, इसी से लिया गया है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वंदे मातरम कौन सी बुक से लिया गया है? तो वंदे मातरम जो है आप लोगों का फ्रेंड्स आनंद मठ में से लिया गया है, ये याद रखना था आप लोगों ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम के अंदर में कभी भी पूछा जा सकता है आप सभी लोगों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हु इज कॉल्ड द प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, TRE 1 में आया था आप लोगों का, TRE, ठीक है, 1 के अंदर में, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था आप लोगों का PRT सेक्शन के अंदर में। जल्दी बताइए प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया किसको कहा जाता है? ध्यान से आंसर करना आप लोग। प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया, प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म अगर बोला जाए तो राजा राम मोहन रॉय आंसर होगा, लेकिन प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया बोला जाए तो याद रखना फ्रेंड्स आप लोगों ने, रामकृष्ण परमहंस को कहा जाता है। ये किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरुजी को कहा था। तो क्या आंसर इसका नन ऑफ दी अबव होगा? कितने लोगों ने आंसर किया है नन ऑफ दी अबव? ठीक है, राजा राम मोहन रॉय लगाने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फ्रेंड्स आंसर आपको बता दूं, स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरुजी के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया था, प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया। ठीक है, नए भारत के संत, ठीक है, नए भारत के पैगंबर श्री रामकृष्ण परमहंस को अपने गुरुजी को स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। अगर आप लोग राजा राम मोहन रॉय की बात कर रहे हो तो प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म इनको कहा जाता है, नेशनलिज्म। ठीक है, राष्ट्रवाद के पैगंबर राजा राम मोहन रॉय को। तो ये 2 पॉइंट है, प्लीज इसको याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट आपको बता दिया। अगर मान लो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, TRE 1 में आ चुका है, रिपीट अगर हुआ क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए कि क्या आंसर है इसका। इसका आंसर होगा
ठीक है, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी ने उनको ये उपाधि दी थी, प्रोफेट ऑफ न्यू इंडिया की। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? बिहार के अंदर में कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित हुआ था कहाँ पर, में जल्दी से बताइए आप सभी लोग। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था आप लोगों का? पटना के अंदर में बांकीपुर में आयोजित हुआ था। ठीक है, इसकी पूरी की पूरी लिस्ट है आप लोगों के पास में। ठीक है, तो आप लोगों का देखिए 1912 के अंदर में सेशन आयोजित हुआ था बांकीपुर पटना के अंदर में। ठीक है, आर माधोलकर, रंगनाथ माधोलकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद में 1922 में जो सेशन हुआ था वो गया में हुआ था, देशबंधु चित्तरंजन दास, सी आर दास इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद में 1940 में रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था। उस समय वो झारखंड, बिहार का पार्ट था रामगढ़, आज झारखंड का पार्ट है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है यहाँ पर में अध्यक्ष बने थे। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो रामगढ़ अधिवेशन है ना, इसी के अंदर में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था। इसके बाद में मौलाना अबुल कलाम आजाद 6 साल तक लगातार जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे रामगढ़ अधिवेशन के बाद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में इलायची की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? कल रात में बताया ना आपको, हम लोगों ने कल रात वाली क्लास में भी देखा, सपनों वाली क्लास में। आज भी आपकी सपनों वाली क्लास होने वाली है। ठीक है, तो सभी लोग जितने भी लोग हैं वो आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे तुरंत। ठीक है, इलायची की पहाड़ियां कहाँ पर में स्थित है? ईस्टर्न घाट, हिमालयन रेंज, वेस्टर्न घाट, सेंट्रल घाट में। तो आपको ये याद रखना, बीपीएससी एई के एग्जाम में आया है। ठीक है, इलायची की पहाड़ियां वेस्टर्न घाट में स्थित है, भारत की दक्षिणतम पहाड़ियों में से एक। ओके, यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। यहाँ पर मैं आप लोग देखिए, ये है वेस्टर्न घाट आप लोगों का, वेस्टर्न घाट, और यहाँ है इलायची की पहाड़ियां। ठीक है, केरल में। तो केरल और तमिलनाडु की बॉर्डर पर स्थित है, केरल वाले साइड में इलायची की पहाड़ियां। मसालों वाला राज्य किसको कहा जाता है? मसालों के लिए सबसे फेमस वो भी केरल है आप लोगों का। यहाँ पर भी मसाले, इलायची, ये सारी चीजें होती है, इसी वजह से इसको कार्डमम हिल्स या इलायची की पहाड़ियां कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान कांग्रेस स्वराज पार्टी का गठन किया गया था? कांग्रेस स्वराज पार्टी का, और इसका एक लेना देना बिहार से भी है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है ये आपका। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को बात करूं, ठीक है जी हाँ, 3 अटेम्प्ट अलग अलग, हर पोस्ट पे अलग अलग 3 अटेम्प्ट है। ऐसा नहीं कि 3 पोस्ट 3 एक वो तो एक ही बार में खत्म हो जाएगा, अदरवाइज आपका हर पोस्ट पे 3 है। बट मुझे इस बात का पूरी उम्मीद है कि चौथे वाले में टीआरई 4 के अंदर में चौथा अटेम्प्ट आप लोगों को दिया जाएगा, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। तो मैं वही आप लोगों से कहूंगा फ्रेंड, जो आप लोगों को पहले मैंने कोड भी दिखाया कि किसी के लिए वो इंपॉसिबल नहीं है जब तक आप ट्राई ना करो, और पूरा ट्राई करो यार। अगर आप लोगों का तीसरा अटेम्प्ट है तो ऑब्वियस ही बात है, आपने पहला और दूसरा अटेम्प्ट दिया हुआ है ना, मतलब आपने पढ़ाई की हुई है। तो जब आपने पढ़ाई की हुई है तो आपको और थोड़ी और मेहनत करनी है, बस ये तो लॉजिक ही सिंपल है। तो भारतीय कांग्रेस स्वराज पार्टी की स्थापना जो है फ्रेंड्स गया सेशन के अंदर में हुई थी। हुआ यूं था कि आपके 2 नेता थे, ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इंपॉर्टेंट वाले 2 नेता, और भी थे उनके साथ में। ठीक है, ये लोग नाराज हो गए थे। गया सेशन के अंदर में ये अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। इनका मानना था कि कांग्रेस को इलेक्शन लड़ना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। तो उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, ओके, दिसंबर 1922 में। और जनवरी 1923 में उन्होंने इस पार्टी की स्थापना की, स्वराज, कांग्रेस स्वराज पार्टी की, या स्वराज पार्टी भी इसको कहा जाता है इसको, ओके, स्वराज पार्टी। तो चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे, ये याद रखेंगे आप लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, कभी भी एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। और चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू इसके सेक्रेटरी थे पहले। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बीपीएससी 2015 का पेपर लो, आपके एग्जाम वाले क्वेश्चन करा रहा हूं आप लोगों को, एग्जाम वाले क्वेश्चन आपके, ठीक है। देखिए अनामिका सिंह जी, लास्ट अटेम्प्ट है, डर लग रहा है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप टेंशन ना लो, पहली बात तो पूरा अपना एफर्ट दो। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत हद तक चांसेस है कि चौथा अटेम्प्ट, अभी ना वो कुछ कहे चाहे, लेकिन वो आप लोगों को चौथा अटेम्प्ट जरूर देंगे, क्योंकि उन्होंने इतने स्पीड में ये अटेम्प्ट करवाए हैं, इतनी स्पीड में ये सारी प्रोसेस की है। बहुत सारे चांसेस है कि आप लोगों को चौथा अटेम्प्ट देंगे वो लोग, जितने भी लोग हैं उन लोगों को, ठीक है। तो 1900, और वो एक ही बार के लिए देंगे जहां तक, लेकिन देंगे जरूर। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। एग्जाम वाला क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया, एग्जाम वाला क्वेश्चन, कॉन्ग्रेचुलेशन।
ठीक है। तो 1922 में गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंजन दास। नाउ फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट वाले जो सेशन है आप लोगों के वो देख लीजिए। चित्तरंजन दास गया 1922 के, ठीक है। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी पुणे सेशन में 1895 में, और अहमदाबाद सेशन 1902 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बॉम्बे सेशन जो हुआ था आपका 1934 का, तो राजेंद्र प्रसाद कब अध्यक्ष बने थे? 1934 में। वैसे और भी बार बने वो, एक बार जब त्रिपुरी सेशन के अंदर में इस्तीफा दे दिया था आपके सुभाष चंद्र बोस ने, इस्तीफा दे दिया था उसके बाद में। हकीम अजमल खान अहमदाबाद सेशन 1921 के अंदर में। मेरा मानना है कि कांग्रेस लड़खड़ाकर अपने पतन की ओर अग्रसर है, और भारत में रहते हुए मेरी एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं उसके शांतिपूर्ण अंत में उसकी मदद कर सकूं। ये कौन था यहाँ पर? मैं ये भगवान का बंदा जो इतना जो है शायराना अंदाज के अंदर में कह रहा है कि ये मैं कांग्रेस लड़खड़ा रही है अपने पतन की ओर, मैं भारत में रहते हुए उसकी मदद करना चाहता हूँ। कोई बोलता है यहाँ पर मैं कि और चचा क्या हाल चाल? बस बेटा घुटनों में दर्द है। चचा तुम ना अब लड़खड़ा रहे हो, मैं तुम्हारी मरने में ना तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बोल के जाके देखो चचा को, ठीक है। आपको जो ना इतनी गालियां पड़ेंगी, और जो हाथ में रहेंगे वो फेंक के भी मारेंगे। अभी तो मैं जवान हूँ यार, अभी बस घुटने में दर्द है, बोला लड़खड़ाया क्या? तू मेरे को मरने के लिए बोल रहा है कि मरने में मदद करना चाहता हूँ, आया बड़ा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है, मैं उसके अंत में मदद करना चाहता हूँ। लॉर्ड कर्जन, ठीक है। 1899 से लेकर 1905 तक ये आप याद रखना है आप लोगों ने, भारत का वायसराय था ये। इसी के समय काल के अंदर में बंगाल का बंटवारा हुआ था। सपनों वाली क्लास कब होती है? सपनों वाली क्लास देखिए, जो रोज जो है आपका ऐप है उसके अंदर में होती है रात में, रात में होती है, इसी वजह से उसका नाम सपनों वाली क्लास रखा है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था, ये बता दो आप लोग। 2500 से ज्यादा लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, 1900 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक का भी नंबर आपने 2500 प्लस करना है सभी लोगों ने मिलकर, तब मजा आएगी यहाँ पर में कि एक एक बच्चा अपना योगदान दे रहा है, ठीक है। तो गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? उसको जो है फ्रेंड्स गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, ठीक है, अनार्त यहाँ पर में, या जो है आर्यव्रत भी इसको कहते हैं, ये ऊपर वाले क्षेत्र को कहते थे यहाँ पर में। तक्षशिला आपका गंधार में था, इधर में पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, और चोला दक्षिण में इधर में था। जो बात हो रही है ना यहाँ पर में गंगा के दक्षिणी मैदान की, तो गंगा का दक्षिण वाला भाग जो है उसको मगध कहा जाता था, मगध। तो आंसर नन ऑफ दी अबव होगा। बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई ये क्वेश्चन आपका 6वीं एनसीईआरटी की 6वीं कक्षा के पहले चैप्टर में से उठाया गया है। एनसीईआरटी की 6वीं कक्षा के पहले चैप्टर में से, ठीक है। पूरा रिसर्च करके बता रहा हूँ आपको कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बना, क्या सोर्स है और आगे क्या बन सकता है। तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर पॉसिबल हो तो एनसीईआरटी का उसका स्क्रीनशॉट लगा दीजिए। एनसीईआरटी की 6वीं कक्षा के पहले चैप्टर के अंदर में दिया हुआ है कि साउथ ऑफ गंगा इज नोन एज मगध, ठीक है, वॉज नोन एज मगध। ये मैप है उसका, यहां पर मैं आप देख लीजिए उसको। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक थी? मतलब कि पुरुष कम महिलाएं ज्यादा है, बताइए जल्दी से। 2011 की जनगणना के अनुसार तो गोपालगंज जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है, गोपालगंज एक ऐसा जिला था 2011 की जनगणना के अनुसार जहां पर में मेल और फीमेल का जो रेशियो है, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार सा था, ठीक है। हर 1000 जो मेल है, हर 1000 पुरुष, इनके मुकाबले के अंदर में 1015 महिलाएं थी। ये याद रखेंगे आप लोग, 1015 महिलाएं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि यहां पर में महिलाओं का जन्म ज्यादा होता है, इसका मतलब ये है कि गोपालगंज से पलायन बहुत ज्यादा होता है। पुरुष जो है वो काम धंधे की तलाश में बाहर चले जाते हैं और महिलाएं यहां पर में रह जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि भागलपुर, मुंगेर जो ये जिले आप लोगों के, उनके अंदर में लोवेस्ट सेक्स रेशियो है 879, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो सबसे ज्यादा जो सेक्स रेशियो है आपका वो कहां पर में मिलेगा आप लोगों को? मतलब सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है गोपालगंज के अंदर में, और सबसे लास्ट वाले दो है भागलपुर और मुंगेर, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट वाला जो है क्वेश्चन था, प्लीज इसको आप लोग याद रखोगे। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं आप लोगों से, ठीक है। अच्छा देखिए, टीम जो है ना कितनी फास्ट है हमारी टीम, मतलब एक लाइक तो यार टीम के लिए भी बनता है। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड। एनसीईआरटी का देखिए यहाँ पर में आप देख सकते हो, एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है डायरेक्टली एनसीईआरटी का, ओके। साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज मगध। आपका बीपीएससी का क्वेश्चन कहा गया भाई, क्वेश्चन ये
ठीक है, ये देखिए आपको 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन, गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता? साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज मगध। और ये क्वेश्चन आप लोगों का देख लीजिए, आप लोग यहाँ पर में आपका स्क्रीनशॉट, साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज मगध। मैंने आपसे कहा था 6वीं कक्षा की हिस्ट्री की पहली जो चैप्टर है उसमें से लिया गया ये क्वेश्चन था आपका। आगे मैं भी आपको ऐसे ही बताता रहूंगा सारे के सारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। यहाँ पर में रिवीजन की तरफ में अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर में जालियनवाला बाग नरसंहार के जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओ डुवेर की हत्या किसने की थी? एसएससी एमटीएस में आया हुआ है। तो जालियनवाला बाग हत्याकांड 1919 के अंदर में हुआ था। और कौन सा ब्रिटिश अधिकारी थे जिनकी हत्या कर दी गई थी? तो वो थे माइकल ओ डुवेर। किसने मारा था? सरदार उधम सिंह ने मारा था। उधम सिंह ने 1940 में इनकी हत्या कर दी थी, माइकल ओ डुवेर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, जालियनवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओ डायर की हत्या किसने की थी? एनटीपीसी के अंदर में फिर से क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों का एनटीपीसी के अंदर में। तो यहाँ पर में सरदार उधम सिंह जो है उन्होंने हत्या कर दी थी माइकल ओ डुवेर की। ठीक है, जनरल ओ डुवेर या माइकल ओ डुवेर बोल सकते हो। जनरल डायर जो था वो तो अपने आप मर गया था। ठीक है, लोकसभा की बैठक करने के लिए कोरम क्या है? यूपी पीसीएस सिविल सर्विसेज की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर में फ्रेंड्स? 1/10 हो जाएगा, 10%। 10% अगर लोग मौजूद नहीं है तो लोकसभा की या राज्यसभा की कार्रवाई को रोक दी जाती है जब तक कि आगे ये लोग कंप्लीट ना हो जाए। कोरम का मतलब होता है कि मिनिमम इतने लोग तो चाहिए ही चाहिए होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। हमारे कौन से आर्टिकल में दिया है कोरम की बात? आप लोग लिखोगे, सभी लोग कमेंट में लिखोगे कि कौन से आर्टिकल में लिखी गई है कोरम की बात। कोरम मतलब मिनिमम उतने लोग प्रेजेंट हो तभी काम चलेगा, अदरवाइज रात में अगर अमित शाह, ठीक है, मोदी जी और आप कुछ लोग मिलकर जो है कुछ कानून ही बना डाले। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 100 के तहत लोकसभा की बैठक के गठन के लिए कोरम सदन के सदस्यों की कुल संख्या का क्या होना चाहिए? इतना डीप एनालिसिस और इतना डीप रिसर्च के साथ में ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स केवल टीचिंग परीक्षा पे मिल सकते हैं आप लोगों को, कि आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर दे। ठीक है, 1/10 होता है, सी आंसर होगा इसका, 10%, 1/10। ओके, उसके बाद में बिहार में आजाद दस्ता किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था? तो बिहार के अंदर में आजाद दस्ता जो है आप लोगों का फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन के तहत, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत में सक्रिय था। किसने इसकी स्थापना की थी? इसकी स्थापना की थी आपके, किसने की थी इसकी स्थापना? जयप्रकाश नारायण ने। हजारीबाग जेल से जो है वो भाग गए थे, उसके बाद उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये गतिविधि थी, जयप्रकाश नारायण ने इसकी स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का। सबसे दक्षिणी भाग के अंदर में इलायची की पहाड़ियां है, कार्डमम की पहाड़ियां है, इलायची की पहाड़ियां। ठीक है, इलायची की पहाड़ियां आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर मैप के अंदर में सबसे दक्षिण में है। ठीक है, सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां कार्डमम की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां, हिल्स, पूरी पहाड़ों की श्रृंखला है वो छोटी सी, कार्डमम इलायची की पहाड़ों की श्रृंखला। ठीक है, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई? टुवर्ड्स फ्रीडम, स्वतंत्रता की ओर, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलकियां। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों का द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडिया डिवाइडेड, कौन सी पुस्तक लिखी गई है? आपको बताया था ना, इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय व्यक्ति कौन थे? ठीक है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ईयर भी लिख लो आप लोग, क्या पता आप लोगों से ईयर पूछ लिया जाए। तो 1987। ठीक है, एंड इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? ये आप लोग मेरे को कमेंट करके आंसर करेंगे सभी के सभी लोग। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक खुशखबर यहाँ पर में आई है निकल के सामने में। आप लोगों का सीटेट की आंसर की जो है वो आउट हो चुकी है, उसके बारे में मैं डिस्कस करने के लिए आप लोगों के साथ में एक सेशन में जुड़ रहा हूँ। तो सभी लोग उस सेशन के अंदर में जुड़ जाइए, जितने भी लोग देख रहे हैं। बाकी फ्रेंड्स इस सेशन को लाइक कर देना अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और भी मैं आप लोगों के लिए करवाता रहूँ। ठीक है, क्वेश्चन तो वो मुझे कमेंट करके भी आप लोग यहाँ पर में बता सकते हो। ओके, चलिए तो मिलते हैं हम लोग हमारे सेशन के अंदर में, जिसमें आप लोगों की सीटेट की आंसर की आ गई है, उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ में चर्चा कर रहा हूँ। वो सेशन लग चुका है, आप लोग आ जाइए जल्दी से, सेशन को लाइक कर देना फ्रेंड्स उस सेशन को भी, ताकि मुझे लगे कि यार बच्चों के लिए जितना हम एफर्ट्स कर रहे हैं बच्चे लोग भी उसका प्रतिसाद दे रहे हैं। ठीक है, चलिए।